प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। 6th क्लास की हिंदी मीडियम साइंस में आप सभी का स्वागत है, जिसमें हम कर रहे हैं जल। इसमें आज हम देखेंगे बेटा बादल कैसे बनते हैं। तो हमने कल देखा था कि पौधे पानी छोड़ते हैं, वो जलवाष्प के रूप में कहाँ चला जाता है बेटा, वायुमंडल में चला जाता है। इसके बाद हमने ये भी देखा था कि जिस प्रक्रिया के द्वारा वायु वाष्प बनते हैं, जल वाष्प बनते हैं, जल से वाष्प बनते हैं, वो कहलाता है वाष्पन। और जिसके प्रक्रिया के द्वारा वाष्प पुनः जल बन जाते हैं, वो कहलाता है संघनन। क्या यह जल सदा के लिए लुप्त हो जाता है? नहीं, ऐसा नहीं होता, पुनः प्राप्त होता है। जैसे कि हम देखेंगे बादल कैसे बनते हैं। जल से आधा भरा गिलास लीजिए, ठीक है बेटा। इसमें क्या करना है, गिलास के बाहर सूखे कपड़े से गिलास को सूखे कपड़े से पोंछ दीजिए बाहर से। अब जल में कुछ बर्फ़ डालनी है आपने। तो 1-2 मिनट देखेंगे तो क्या होगा बेटा, गिलास के बाहर वाली जगह पे कुछ ना जल की बूंदें इकट्ठी रहती हैं। ये कहाँ से आती हैं? बर्फ़ युक्त जल से भरे गिलास की बाहरी सतह बाहर की हवा को ठंडा कर देती है और जलवाष्प की सतह पर जलवाष्प गिलास की सतह पर संघनित हो जाती है। यानी कि देखो क्या है बेटा, गिलास के चारों ओर की जो वायु है, देखो ये वाली वायु है, ठीक है ना, ये इसमें क्या है, जलवाष्प है, जलवाष्प है। अब वो जलवाष्प बेटा वाष्प के रूप में है, यानी कि अभी वो बहुत ज़्यादा गर्म है। यदि उनको ठंड मिलेगी ना तो पुनः किस में आ जाएंगे बेटा, वो पुनः इसमें आ जाएंगे, जल रूप में आ जाएंगे, ठीक है ना बेटा। तो बर्फ़ के अंदर वाले भाग से उन्हें बाहर से क्या मिलती है बेटा, उन्हें ठंडक मिलती है। गिलास को छूकर वो ठंडे हो जाते हैं, इसीलिए वो क्या करते हैं बेटा, फिर वह जल कण बन जाते हैं, ठीक है ना, पानी बन जाते हैं। और इस प्रकार से वो जल की बूंदों के रूप में प्रकट हो जाते हैं, ठीक है बेटा। आगे देखो, ऐसा ही होता है बेटा। पहेली ने सर्दियों में प्रातःकाल घास की पत्तियों पर ओस की बूंदें देखी हैं। क्या आपने भी कभी ठंड के मौसम में सवेरे सवेरे पत्तियों या धातु की सतहों पर, लोहे की ग्रिल दरवाजों पर ओस की बूंदें देखी हैं? क्या यह भी संघनन के कारण होता है? क्या आपने गर्मियों में भी प्रातःकाल ऐसा होता देखा है? बेटा ऐसा नहीं होगा। देखो सर्दियों में तो आराम से सोच, क्योंकि सर्दियों का मौसम ना तभी ठंडा होता है, तापमान कम होता है, और ठंडे मौसम में जलवाष्प जो है वो संघनित होकर बूंद बन जाते हैं। लेकिन गर्मी में बेटा क्या होता है, ठंडा मौसम तो होता ही नहीं है, जलवाष्पों को ठंडा होने का टाइम तो मिलता ही नहीं है, ठीक है ना। तो गर्मी में कम देखने को मिलता है, मिलता ही नहीं है। बल्कि जल को पृथ्वी के पृष्ठ पर पुनः वापस लाने में संघनन प्रक्रिया की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। यह कैसे होता है, जैसे जैसे हम पृथ्वी के ऊपर पृष्ठ से ऊपर जाते हैं, तापमान कम होता है, ठंड हो जाती है। जैसे जैसे वायु ऊपर की ओर उठती जाती है, ठंडी होती जाती है। पर्याप्त ऊंचाई पर वायु इतनी ठंडी हो जाती है कि इसमें उपस्थित जलवाष्प संघनित होकर छोटी छोटी जल की बूंदों, जिन्हें जल कणिका कहते हैं, में बदल जाते हैं। ये ही छोटी जल कणिकाएँ जो वायु में तैरती रहती हैं, हमें बादलों के रूप में दिखाई देती हैं। इस प्रकार बनी हुई बहुत सी जल कणिकाएँ आपस में मिलकर एक बड़े अमाप की जल बूंद बनाती हैं, ठीक है ना। और ये जल बूंद बेटा इकट्ठी होकर के, इनमें से कुछ जल की बूंद इतनी भारी होती हैं कि वे नीचे गिरने लगती हैं। इन नीचे गिरती हुई बूंदों को हम वर्षा कहते हैं। विशेष परिस्थितियों में यह ओले या हिम के रूप में भी गिर सकती हैं। इस प्रकार वाष्पन था वाष्पोत्सर्जन द्वारा जल वायु में चला जाता है, बादल बनाता है, वर्षा ओले हिम के रूप में फिर से धरती पर आ जाता है, और तालाब, कुओं, बावड़ियों, झील आदि के द्वारा हम सभी को फिर से प्राप्त हो जाता है, ठीक है ना। अब आगे है पुनः महासागरों की ओर। महासागरों की ओर का मतलब क्या है बेटा, वर्षा और हिम के रूप में पृथ्वी के विभिन्न भागों में आए जल का क्या होता है। प्राय समस्त भूपृष्ठ महासागरों के तल से ऊंचे हैं, महासागर ही नीचे हैं बेटा। तो वर्षा हिम के रूप में पानी के कैसे भी गिरे, पानी कहाँ जाएगा, जो धरती अवशोषित कर लेगी, नहीं तो कहाँ चला जाएगा बह के, वो निमान की ओर आएगा बेटा, जहाँ पर नीचाई है काफ़ी, है ना। तो पर्वतों पर हिम पिघल जाती है। यह जल पहाड़ों, झरनों, नदियों के रूप में नीचे गिरता है। कुछ जल जो वर्षा के रूप में भूमि पर गिरता है, वह भी नदियों और झरनों के रूप में बहता है। अधिकांश नदियाँ भूमि पर लंबी दूरी तय करती हैं। अधिकांश नदियाँ भूमि पर लंबी दूरी तय करती हैं
और अंततः किसी समुद्र या महासागर में जाकर मिल जाती हैं। तथापि कुछ नदियों का जल झीलों में बह जाता है। वर्षा का जल भी झीलों और तालाबों को भर देता है। वर्षा का जल भी झीलों और तालाबों को भर देता है। वर्षा के जल का कुछ भाग भूमि द्वारा सोख लिया जाता है और मृदा में विलुप्त हुआ प्रतीत होता है। इस प्रकार जल का कुछ भाग वाष्पन तथा वाष्पोत्सर्जन द्वारा वापस वायु में चला जाता है। शेष जल धीरे धीरे भूमि के नीचे रिसता रहता है। इस जल का अधिकांश भाग हमें भौम जल के रूप में प्राप्त होता है। कुओं का भरण भौम जल से ही होता है। इसी प्रकार कुछ झीलों के जल का स्रोत भी भौम जल ही होता है। हैंडपंप या नलकूप से खींचा गया जल भौम जल से ही आता है। जिन क्षेत्रों में अधिक हैंडपंप नलकूप हैं वहाँ पर भौम जल प्राप्त करने के लिए हमें बहुत गहराई तक खुदाई करनी पड़ती है। यदि उपयोग के साथ साथ भौम जल के स्तर की यह क्षति भी सोचने योग्य है, चिंता का कारण है। ठीक है बेटा, आगे देखो। पहली एक चिंता करके आपसे बांटना चाहती है। यह कह रही थी कि पहली एक चिंता को आपसे बांटना चाहती है। वह कहती क्षेत्रों में जहाँ भूमि पर वनस्पति बहुत कम है, बिल्कुल ही नहीं है, वहाँ वर्षा का जल शीघ्र बह जाता है। वर्षा का जल शीघ्रतः बह जाता है। वहाँ पर बहुत से ऐसे क्षेत्र भी हैं जहाँ अधिकांश जमीन कंक्रीट से, जैसे कि मान लो ये बेटा सड़कें हैं, सड़कों के किनारे हैं, गलियाँ हैं, है ना, कंक्रीट से ढकी होती हैं गली, ये सड़कें, ठीक है ना, जो पूर्णतः कंक्रीट से ढकी होती हैं। ऐसी भूमि का जल मेरी साहब ऐसी भूमि में जल का रिसाव बहुत कम होता है या बिल्कुल न के बराबर होता है। जिसमें अंततः भौम जल की उपलब्धता कम प्रभावित हो जाती है और वर्षा का जल अपने साथ मृदा की ऊपरी पृष्ठ को बहा ले जाता है। ठीक है ना। अब हम जानते हैं कि भूमि की सतह पर वर्षा रूपी जल ओलों तथा हिम के रूप में महासागरों में वापस पहुंच जाता है। इस प्रकार जल पृथ्वी की ऊपरी सतह से जलवाष्प के रूप में वायु में आ जाता है। वर्षा ओलों और हिम के रूप में वापस लौटता है। ठीक है बेटा, तो ये चित्र दिखा रखा आपको जल चक्र का। उसके बाद इनमें से कुछ जल की बूंदें इतनी भारी हो जाती और अंततः वापस महासागर में लौटाता है। जल के इस प्रकार चक्रण को जल चक्र कहते हैं। समुद्र तथा भूमि के बीच यह जल चक्र के निरंतर प्रक्रम है। यह भूमि पर जल की आपूर्ति बनाए रखता है। तो बेटा आज की लेक्चर में इतना ही। इसी तरह थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।